हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग करते हैं क्लास 12th में ही हिंदी की सीरीज चालू कर रहे हैं। जो संजीव नेटवर्क का आप लोगों का चल रहा है पेपर की तैयारी, उसमें हिंदी का अब आप लोगों के पास में मॉडल पेपर आने लगेंगे, 10th के भी 12th के भी। 12th के मैं 4 मॉडल पेपर आप लोगों के अपलोड कर चुकी हूँ। 10th में आप लोगों का सेकंड मॉडल पेपर है, ये आज मैं आप लोगों को हल करवा रही हूँ। हल करने के साथ साथ आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी कहाँ से और कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को आगे बता दूंगी। लेकिन अभी हम लोग पहले पेपर अटेंड करते हैं। पेपर को आपको कैसे हल करना है बहुत जल्दी तरीके से वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हिंदी का बच्चों पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है, बड़ा होता है। उसको करने के लिए आपको समय की आवश्यकता अधिक होती है। लिखने के लिए जो टाइमिंग होता है वो जिन बच्चों को याद होता है उन बच्चों के लिए बहुत टाइमिंग थोड़ी सी कम लगती है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, अपठित गद्यांश और पद्यांश को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो उसके क्वेश्चंस आ रखे हैं वो पढ़ लीजिए। तो देखिए आपके पास में जो क्वेश्चन है उसके अंदर उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। जब आप इस पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा गद्यांश पता चलेगा कि तुलसी के काव्य के ऊपर आधारित है। तुलसी का काव्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। उनके नाम के साथ कोई पंथ नहीं जुड़ा है। रामचरितमानस को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई संघबद्ध प्रयास नहीं किया गया। अपने आप मिथिला के गांवों से लेकर मालवे की भूमि तक जनता ने इस ग्रंथ को अपनाया। करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ आदि कोई है तो रामचरितमानस है। हम सब सारा का सारा तुलसी के ऊपर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसका एक अप्रत्यक्ष सामाजिक फल यह हुआ है कि हिंदी भाषी जनता को संगठित करने में, उसमें जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही है। आश्चर्य की बात है कि जिन जनपदों में, गांवों में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ शताब्दियों से होता रहा है, उनके कुछ अभिनव नेता और बुद्धिजीवी अपने को हिंदी भाषी क्षेत्र से अलग मानते हैं। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व यह है कि उनसे भारतीय जनता की भावात्मक एकता भी दृढ़ हुई है। अब एक उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है बच्चों, तुलसी के काव्य की उपयोगिता। तो इसका आंसर यह आपके पास में आ गया, तुलसी के काव्य की उपयोगिता। करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ है रामचरितमानस। ये देखिए, ये लाइन है यहाँ पर, करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ यदि कोई है तो वो रामचरितमानस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका क्या है जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर हिंदी भाषी जनता को एक संगठित करने में, उनमें जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास में जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, जनता को संगठित करने में भी इनकी भूमिका है, लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं है इसके अंदर, केवल जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में, इसलिए जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में। ठीक है, गांवों में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ होता रहा है शताब्दियों से। ये देखिए यहाँ पर आ रखा है इसके अंदर आंसर, जनपदों में, गांवों में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ शताब्दियों से होता रहा है। आगे का क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व है। भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई है। ये देखिए, राष्ट्रीय महत्व यह है कि उनसे भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई है। ठीक है, ये आपके पास में अपठित गद्यांश। ठीक है, ये देखिए 5 नंबर का हो गया आपके पास में। अगला देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। ठीक है, इसमें रैदास का समर्पण भाव है, रैदास द्वारा रचित है। ये देखिए रैदास का नाम ये लास्ट में आ रखा है, जैसे कबीर का होता है तो लास्ट में आ रखा होता है। किसी भी रचनाकार का जब नाम होता है, पद्माकर का भी, जायसी का भी, तो वो पद्यांश से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर रैदास का समर्पण भाव है, रैदास ने अपने को पूर्ण रूप से समर्पित किया हुआ है प्रभु के प्रति। तो रैदास का समर्पण भाव। रैदास ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा है, तुम चंदन हम पानी। ठीक है, तुम चंदन हम पानी, तो यहाँ पर रैदास ने स्वयं क्या कहा है, पानी कहा है। ठीक है, बड़े शब्द का अर्थ है जलती है। ठीक है, जलती है। देखो, तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, तो यहाँ पर बड़े, ठीक है, बड़े का ये आ गया।
फिर उपयुक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है? निराकार रूप का। किसका? निराकार रूप का वर्णन किया है। सोने पे सुहागा होने का अर्थ है बच्चों प्रथम वस्तु से द्वितीय वस्तु का अधिक महत्व होना। सोने पे सुहागा यानी कि सोना तो कीमती होता ही है, लेकिन सुहागे की कीमत और भी अधिक है। तो प्रथम वस्तु से द्वितीय वस्तु का अधिक महत्व होना, ये आपके पास में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रसूत शब्द का अर्थ, यानी कि इसका अर्थ पूछा है आपके पास में, शब्दार्थ है। प्रसूत का अर्थ होता है आपके पास में उत्पन्न। प्रसूत का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न। ठीक है, प्रसूत मतलब उत्पन्न, ये आंसर आ गया। देहाती दुनिया, ये उपन्यास से लिया गया पाठ है। देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ आपके पास में माता का आंचल। जब आप माता का आंचल पाठ पढ़ते हो तो उसके अंदर पूरा ग्रामीण अंचल का जो है वर्णन कर रखा है। तो माता का आंचल देहाती उपन्यास से, देहाती दुनिया इस उपन्यास से पाठ लिया गया है। आगे देखिए आपके पास में रिक्त स्थानों की पूर्ति, 6 रिक्त स्थान आते हैं आपके पास में। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः भावबोधक प्रकार के शब्दों से होती है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अवयव या अविकारित शब्दों के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। परीक्षा शब्द में परि उपसर्ग है। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो अंत में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल। समास शब्द की परिभाषा देखिए, समास शब्द की परिभाषा 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को या योग को शब्द जुड़ेंगे। ये ध्यान रखेंगे बच्चों आप लोग कि जब शब्द जुड़ते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को या योग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे विद्या का मंदिर, विद्या मंदिर। ठीक है, मन में चक्री होना, इस मुहावरे का अर्थ है भटकन होना। ये यहाँ पर है भटकन होना। आगे कुआं पीछे खाई, लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग। अपनी बहन के विवाह में रमेश यदि दहेज नहीं देता है तो रिश्ता टूटता है, और यदि देता है तो कर्ज में डूबता है। उसके लिए तो आगे कुआं है और पीछे खाई वाली बात हो गई, यानी कि दोनों तरफ से मुसीबत। नेताजी का चश्मा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है? देशभक्त कैप्टन के योगदान को दर्शाता है नेताजी का चश्मा। जो कैप्टन था वो हर जब चश्मे बेचने का काम करता था, और नेताजी के जो मूर्तिकार था, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया था, तो उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसने हमेशा नेताजी की फोटो में या नेताजी को हमेशा उसने चश्मे में देखा था। तो इसलिए वो अपने जो दुकान थी, उसका जो एक चलती फिरती दुकान थी, उसमें से वो हमेशा एक चश्मा लगा दिया करता था। तो लेखक देशभक्त कैप्टन के योगदान को दर्शाता है नेताजी का चश्मा। लेखक यशपाल ने लखनवी अंदाज के नवाब के अंदाज की तुलना किस प्रकार नई कहानी से की? तो देखिए, लेखक ने नवाब को सिर्फ सुगंध व स्वाद से मुंह में भर आए पानी से पेट भरने तथा डकार लेने की प्रक्रिया की तुलना नई कहानी से की है। नई कहानी में कोई जरूरी नहीं है बच्चों की पात्र हो, कथानक हो और उसके अलावा कोई विचार हो, ठीक है ना। बिना विचार के, बिना पात्र के नई कहानी गढ़ी जा सकती है। ठीक इसी प्रकार से जब नवाब ने खाया भी नहीं, खीरे को केवल काटा, उसको सूंघा और उसकी फांकों को फेंक दिया और कहा कि नहीं, खीरा भारी होता है, मैदे पर भारी कर देता है, इसका हाजमा आसान नहीं होता। तो लेखक ने उसी तौर पर कहा है कि वास्तव में उसका जब वो बिना खाए उससे पेट भर सकता है खीरे से, तो इसी प्रकार से बिना विचार, बिना कहानी के, बिना कथानक के, बिना पात्रों के, बिना विचार के कहानी लिखी भी जा सकती है। छाया मत छूना का भावार्थ क्या है? छाया अर्थात यादें। गिरिजा कुमार माथुर की कविता बीते मधुर क्षणों की यादें वर्तमान में दुख ही देती हैं, हमें उन यादों को छूना नहीं चाहिए। इसका भावार्थ ये है, मतलब छाया मत छूना का भावार्थ ये है कि हमें बीते हुई यादें हैं उनको कभी याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वर्तमान में केवल दुखी प्रदान करेंगी, जिससे हमारा वर्तमान भी खराब होगा। इसलिए हमें उन यादों को छूना नहीं चाहिए। कन्यादान कविता का वर्णन विषय बेटी के विवाह, जिसमें माँ बेटी को विदा करते हुए कुछ सीख देती है। संगतकार कौन होता है? मुख्य गायक के साथ ताल एवं सुर देने वाला व्यक्ति कौन होता है? संगतकार होता है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध का मूल विषय क्या है?
इस निबंध का मूल विषय स्त्री शिक्षा को बढ़ाना तथा शिक्षा के अर्थकारी स्वरूप को प्रकट करना है। इस निबंध का मूल विषय है स्त्री शिक्षा को बढ़ाना तथा शिक्षा के अर्थकारी स्वरूप को प्रकट करना, कि शिक्षा का वास्तव में अर्थ क्या होता है। माता का आंचल पाठ में किसका वर्णन किया गया है? माता का आंचल पाठ में माता की ममता, पिता का दुलार, बचपन की रुचियों और रुचियों का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा की घोतक होती है। पाठ के आधार पर नाक मनुष्य की प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान की प्रतीक है, जिसके न होने पर मनुष्य का सौंदर्य व प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ सत्ता से जुड़े लोगों की किस मानसिकता को दर्शाता है? जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्यात्मक निबंध है बच्चों, ये भी आपको पता है, ठीक है, जिसमें जो अंग्रेज हमें गुलामी की मानसिकता में धकेल चुके हैं। जो हम अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 सालों का शासन किया, और वही उन्हीं अंग्रेजों से जब हमने स्वतंत्रता पाली, तो वही अंग्रेज जब भारत का दौरा करने के लिए आते हैं, रानी एलिजाबेथ जब भारत का दौरा करने के लिए आ रही हैं, तो उनके स्वागत सत्कार के लिए भारत में जितनी भी तैयारियां चल रही हैं, उन तैयारियों पर आधारित ये पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, सत्ता से जुड़े लोगों की किस मानसिकता को दर्शाता है? तो ये इसके अंदर देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ सत्ता से जुड़े लोगों की गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। इससे हमें पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। उन्हें अपने अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है। जॉर्ज पंचम की जो लाट होती है उसकी नाक टूट चुकी होती है, तो उनकी नाक लगाने के लिए वो जीवित व्यक्ति की नाक को भी लगाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ठीक है, मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने देश को गुलाम बनाया। जिन्होंने देश को गुलाम बनाया उससे भी ज़्यादा उनको, मतलब अपने देश के व्यक्तियों से ज़्यादा उनकी नाक का आज भी ख्याल रहता है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? ये देखिए आपके पास में जो गंतोक वाला पाठ है, उस पाठ में से प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? यहाँ के हिम शिखर जल स्तंभ के समान है। हिम शिखर यानी कि ग्लेशियर जो है, हिम शिखर हैं, वो किसके समान है? जल स्तंभ के समान है, यानी कि जल के खंभों के समान है। सदियों से यहाँ प्रकृति बर्फ बारी करके हिम शिखरों के रूप में जल संग्रह कर लेती है। सर्दियों में वो बर्फ जम जाती है और गर्मियों में यही बर्फ की शिलाएं पिघल पिघल करके जल धारा का रूप ले लेती हैं। यह जल संचय की अद्भुत व्यवस्था होती है। गोरे सिपाहियों ने टुन्नू को अस्पताल ले जाने की बात क्यों कही थी? सारे ही क्वेश्चन आपके पास में कृतिका में से आ रहे हैं। ये है, गोरे सिपाहियों ने टुन्नू को अस्पताल ले जाने की बात क्यों कही थी? यही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। इस पाठ से ये क्वेश्चन है आपके पास में। टुन्नू वास्तव में आंदोलनकारी था। पुलिस के जमादार अली सगीर द्वारा उसकी पसलियों पर बूट की ठोकरें मारे जाने से उसके मुंह में क्या आने लगा था? खून आने लगा था। परिणाम स्वरूप उसके वहीं पर मृत्यु हो गई थी। जब अली सगीर ने उसको बूट से ठोकर मारी तो उसके कारण से उसकी पसलियों में चोट लगी और उसके मुंह से खून आने लगा और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। पास में खड़े गोरे सिपाहियों ने उसे अस्पताल ले जाने की बात कही, क्योंकि टुन्नू की मौत की खबर से भीड़ भड़क सकती थी। क्रिया की परिभाषा जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है तो यहाँ पढ़ना क्रिया हो गई, रामू सोता है, सोना क्रिया हो गई, बच्चा खेल खेल रहा है, खेलना क्रिया हो गई। ठीक है, इस वाक्यों में पढ़ता है, सोता है, खेल रहा है क्रिया के बोधक हैं, क्योंकि इनसे क्रिया का बोध होता है। अब देखिए आपके पास में क्षितिज का क्वेश्चन है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? भाग्यवान का, हम किसी को भाग्यवान कहते हैं तो उसमें वास्तव में कौन सा व्यंग्य निहित है? भाग्यवान कहना, लेकिन इसमें भी व्यंग्य निहित है। भाई तू तो बहुत भाग्यशाली है, जबकि उस व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर व्यंग्य देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य था कि वे दिखावे के लिए उनकी प्रशंसा कर रही थी, किंतु वास्तव में वे कहना चाहती थी कि तुम अभागे हो, क्योंकि तुमने न तो प्रेम का अनुभव किया है, न प्रेम को जाना और न किसी को अपना सके, इसलिए तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। कैसे? तो देखिए, द्विवेदी जी का दृष्टिकोण समाज सुधार से पूरित था, यानी कि भरा पूरा था, समाज सुधार वाला था। उनके काल में स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था, उन्हें घर के कामों में ही सीमित रखा जाता था। पुरुष वर्ग
का अपना ही महत्व होता था, इसलिए स्त्रियों पर मनमाने अत्याचार होते थे। द्विवेदी जी इन अत्याचारों के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने स्त्री की शिक्षा की वकालत की, जो उनकी दूरदृष्टि की परिचायक थी। अब देखिए कवि जयशंकर प्रसाद की कविता है आत्मकथ्य, ठीक है, आत्मकथ्य कविता है। उसके अंदर पूरी की पूरी कविता लिखी है कि भाई मुझे आत्मकथा लिखने के लिए मत कहिए। जब उनके मित्र उनको कहते हैं कि आत्मकथा लिखो, तो वो कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं लोगों को कहूँ, ठीक है। तो इसीलिए इसी संदर्भ में कवि कहता है कि मैं अपनी कमियों एवं दुर्बलताओं का उल्लेख करना पड़ेगा। आत्मकथा में अपनी कमियों को और अपनी दुर्बलताओं को भी बताना पड़ेगा। वही आत्मकथा लिखने से उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, जिससे आत्मकथा पढ़ने वाले उसके बारे में जान जाएंगे और कवि उपहास का पात्र बन जाएगा। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? देखिए कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? बादलों वाली कविता। इस कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि यह बादलों की गर्जना और उमड़ घुमड़ से मेल खाता है। उत्साह होता है क्रांति का प्रतीक, ठीक है। वो बादलों की उमड़ घुमड़, उनका आना, उनका छा जाना और आछा करके बाद वर्षा करना, प्रकृति को बिल्कुल एक नवजीवन प्रदान करना, ठीक है। तो बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह धरती की तपन को हर करके शीतलता प्रदान करते हैं। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और क्रांतिकारिणी शक्ति की आकांक्षा रखता है, जिससे कि दुख पीड़ित जनता को सुख प्राप्त हो सके। दुख जो प्राप्त है वो जनता को सुख प्राप्त हो सके, कवि इसी का आकांक्षा रखता है। हालदार साहब को मूर्ति के सामने से गुजरने पर उसमें क्या अंतर दिखाई देता था? क्यों? नेताजी का चश्मा पाठ वाले पाठ में से है। हालदार साहब जब चौराहे से गुजरते थे तो उस चौराहे पर लगी जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी, उसका चश्मा हर दिन बदल जाता था, ठीक है। जब भी वो बदल जाते थे तो उनका चश्मा वो बदलावा देखते थे, ठीक है। क्यों देखते थे? क्योंकि वो जो कैप्टन था वो अपने अगर ग्राहक को वो पसंद आता था चश्मा, नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा वैसा ही पसंद आता था, तो कैप्टन वो चश्मा को उतार करके ग्राहक को दे देता था, उसके ऊपर नया चश्मा लगा देता था। तो यही है आपके पास में आंसर। देखिए मैं आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ। हालदार साहब को मूर्ति के सामने गुजरने पर हर बार मूर्ति पर लगे चश्मे के फ्रेम के बदल जाने पर अंतर दिखाई देता था, क्योंकि कैप्टन अपने ग्राहक की पसंद पर लगे फ्रेम को बदलकर अन्य फ्रेम वाले चश्मे वहां पर लगा देता था, ठीक है। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? बुल्के जो बाहर रहते थे, भारत से विदेश में रहते थे, वो भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसी कारण से उन्होंने भारत आने का मन बनाया। देखिए बुल्के ने भारत आने का मन इसलिए बनाया होगा क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिकता के संबंध में सुना होगा। वो भारतीय संस्कृति और यहाँ की आध्यात्मिकता से प्रभावित रहे होंगे, इसी से उनके मन में भारत के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव जागा। इसके साथ ही यहाँ रहकर भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा से वे परिचित भी होना चाहते थे। उन्होंने अपने धर्म गुरु से संन्यास लेते हुए भी यही शर्त रखी थी कि उन्हें भारत जाने दिया जाए। वे भारत में रहकर काम करना भी चाहते थे। अब देखिए द्विवेदी जी वाला पाठ है, प्राचीन काल में भारत में नारी शिक्षा का प्रचलन था। इस संबंध में लेखक द्वारा दिए गए 2 प्रमाणों को उल्लेख कीजिए। तो प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा प्रचलन के संबंध में अनेक प्रमाण दिए गए हैं। पहला प्रमाण तो यह है कि गार्गी ने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को, यानी कि बड़े बड़े पंडितों को हराया था, और मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को हराया था। दूसरा प्रमाण है कि रुक्मणी ने श्री कृष्ण को पत्र भी लिखा था। इसका मतलब प्राचीन काल में भी भारतीय समाज में शिक्षा का प्रचलन था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय और कृतित्व। तो देखिए निराला का जन्म हुआ बंगाल के मेदिनीपुर में सन 1899 में। उनकी औपचारिक शिक्षा महिषादल में 9वीं क्लास तक हुई। अनामिका, परिमल आदि इनके काव्य संग्रह हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना तथा निबंध भी लिखे। इनका देहांत हुआ 1961 में। मनु भंडारी का जीवन परिचय और कृतित्व। तो मनु भंडारी का जन्म हुआ बच्चों सन 1931 में भानपुरा में, मध्य प्रदेश में। उनकी शिक्षा दीक्षा राजस्थान अजमेर में हुई। हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख लेखिका की रचनाओं में इनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों को देखा जा सकता है। स्त्री मन के ऊपर इन्होंने अधिकाधिक लिखा है। इनकी अनेक कहानियाँ, उपन्यास और आत्मकथ्य लिखे इन्होंने, और इन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इनकी मृत्यु हुई 15 नवंबर 2021 को। अब खंड स आपके पास में चालू होता है, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या।
तो जब भी आप गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या करते हैं तो उसका अंदर सबसे पहले तो वो कहाँ से आया हुआ है ये जरूर बताएंगे आप प्रसंग में, ठीक है। और प्रसंग में ये बता करके रचना कौन सी किताब से ली गई है, कौन से पाठ से ली गई है, इसके रचनाकार कौन है, इसके बाद में आप जो पूरा पूरा पद्यांश या पूरा गद्यांश किस बात पर आधारित है, ठीक है, वो भी लिखना जरूरी होता है। जैसे देखिए, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया गद्यांश है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पर लिखना है आपको प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत गद्यांश लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत, तो उससे लिया गया है। इसमें लेखक बाल गोविंद भगत के खेती करते हुए गीत के स्वर की महत्ता को बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लाइनें पढ़ेंगे, लाइन पढ़ करके उसको अपने ही लैंग्वेज में एक लाइन से 2 लाइन बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके पास में व्याख्या आ जाएगी, जो भावार्थ आ जाएगा उसका, ठीक है ना। व्याख्या बीच वाला प्रसंग, व्याख्या, देन आपके पास में आ जाता है जो होगा आपके पास में विशेष, ठीक है। विशेष 3 नंबर की आपके पास में व्याख्या है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में विशेष, लेखक ने ग्रामीण परिदृश्य का सुंदर चित्र उकेरा है और भाषा शैली सरल सहज है, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग है। अगली जो व्याख्या आपके पास में लखनवी अंदाज से ली गई है। मैं पूरी व्याख्या नहीं बताऊंगी बच्चों, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो। मैं आपको इसकी PDF अवेलेबल करवा रही हूँ, तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर के PDF ले सकते हैं। और कोई कोड नहीं लगा रही आज मैं आपके पास में PDF का, सीधी ही आप PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पर करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके पास में PDF अवेलेबल हो जाएगी। मन की मन ही मान रही कही जाए पे कौन ऊधो, ठीक है, सूरदास का पद है और इसके अंदर भी आप सूरदास द्वारा लिखित जो पद है इससे लिया गया है। फिर छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ क्या अच्छा नहीं, औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, आत्मकथा पाठ में से, जयशंकर प्रसाद में से, ठीक है। इसके बाद में उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। तो यहाँ पर गोपियों की वाक पटुता को बताना है कि गोपियों ने किस तरीके से अपने जो उदाहरण दे करके उद्धव को चुप कराया, मौन कराया, उनकी वाक पटुता को डिफाइन करना है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। यह दंतुरिन मुस्कान कविता का केंद्रीय भाव। दंतुरिन मुस्कान एक छोटे से बच्चे की मुस्कान के ऊपर लिखी गई कविता, जिसमें पिता जो बाहर रहता है वो जब आता है अपने घर में और वो छोटे बच्चे को देखता है, जो छोटा बच्चा अपने जो प्रवासी पिता से अनजान है, नहीं जानता कि ये मेरे पिता हैं, तो उससे अजनबी भाव से उनकी तरफ देखता है और उनकी तरफ देख करके एक तीखी सी मुस्कान जो फेंकता है, उसके ऊपर पूरा का पूरा ये पाठ आधारित है। उसका पूरा का पूरा आप यहाँ पर उस पाठ का सार लिख देंगे तो आपके पास में केंद्रीय भाव आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हर कविता का सार बहुत ज़्यादा याद रहना चाहिए, ठीक है। बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है? साधु क्यों कहा गया? क्योंकि उनका पूरा का पूरा जीवन साधुता से परिपूर्ण था। यहाँ पर आप याद रखिए, जब वो खेतों में अपनी फसल उगाते हैं तो वो ले जा करके कबीर मठ में दान कर देते हैं, ठीक है। अपने बेटे की मृत्यु होने पर, एकमात्र इकलौते बेटे की मृत्यु होने पर वो परेशान मतलब रोते नहीं हैं और कहते हैं कि उत्सव मनाने का समय है क्योंकि आत्मा परमात्मा से जाकर के मिल गई है। तो ये सारे के सारे उनका परिणाम बताता है उनके व्यक्तित्व के अंदर कि वास्तव में वो एक साधु, ग्रस्त होते हुए भी साधु का जीवन जी रहे थे। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक निबंध पाठ का संदेश स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर द्विवेदी जी का पाठ है, इस पाठ का जो संदेश है वो बताना है आपको। मेक इन इंडिया, मनरेगा और आपके पास में कंप्यूटर शिक्षा का महत्व और विज्ञान के बढ़ते कदम, ये 4 निबंध हैं। इनमें से मैं आपको बताती हूँ इम्पोर्टेंट कौन सा करना है आपको। तो इम्पोर्टेंट निबंधों में से आप करेंगे मेक इन इंडिया। 4 आपके पास में पॉइंट दे रखे होते हैं बच्चों, उन पॉइंटों को लेते हुए आपको अपना निबंध लिखना है। तो यहाँ पर आप मेक इन इंडिया करेंगे, बाकी आप 4 छोड़ सकते हैं, 3 छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो ये हैं दोनों ही प्रार्थना पत्र, इनमें से कोई भी प्रार्थना पत्र परीक्षा की दृष्टि से मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। इस बार की परीक्षा की दृष्टि से एक बार पढ़ लीजिएगा, रटाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप
जब पत्र पढ़ते हैं तो पत्र का परफॉर्मा ध्यान रखिए कि कहाँ डेट लिखनी है, कैसे आपको डेट लिखनी है, कहाँ एड्रेस लिखना है और उसका मैटर रिलेटेड करके कैसे लिखना है। कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में बालोपयोगी पुस्तकें मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप अर्णव है, ठीक है ना, आप राजकीय उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय अर्णव नगर के सुरेश है। आपका नाम क्या है? सुरेश है। विद्यालय कौन सा है आपका? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्णव नगर, ठीक है। ये आपके पास में एड्रेस आ गया। उसके प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो पुस्तकालय में बाल उपयोगी पुस्तकें यानी कि बच्चों के लिए उपयोगी जो पुस्तकें हैं वो मंगवाने के लिए पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो वो लिखने के लिए आपको पहले स्कूल का एड्रेस, उसके बाद में प्रधानाचार्य महोदय, ये सब लिख करके आपको विषय लिखना है और उसके बाद में महोदय जी आपको जो इसके ऊपर डिपेंड करके इसी को फोकस करके आपको मैटर बनाना है। और देन उसके बाद में आपका जो पीछे आता है लास्ट में संबोधन वो आपको देना है, ठीक है। इसी तरीके से जो बधाई पत्र है वो है आपके पास में। फिर देखिए एक विज्ञापन, नव सृजन संस्था द्वारा बनी मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। और कंप्यूटर शिक्षा अथवा में है आपके पास में एक और विज्ञापन, प्रधानाचार्य की ओर से विज्ञापन ग्रीष्मावकाश में निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आपके पास में इम्पोर्टेंट अगर मैं कहती हूँ तो ये है, ठीक है। ये एक विज्ञापन तैयार करिएगा आप पेपर के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आज का वीडियो हमारा था बच्चों 23 क्वेश्चन हिंदी के आपके पास में आए और ये आपके पास में रहा है सेकंड मॉडल पेपर हिंदी का क्लास 10th में। कैसा लगा है वीडियो? अगर अच्छा लगा हो और आप लोगों की सहायता हुई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो अब रेगुलर आप लोगों के पास में आते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।